Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. Today I'll discuss the first chapter of Rainbow Part 2 literature book, which is very useful for 12th board examination, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशली. तो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड में की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की लिटरेचर बुक है रेनबो पार्ट 2, आज मैं उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर हाजिर हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एशे है ना. एशे समझते होंगे. देखिए, लिटरेचर में प्रोज सेक्शंस का बहुत सारा पार्ट होता है. जैसे शॉर्ट स्टोरी हो सकता है, लॉन्ग स्टोरी हो सकता है, नोवेल हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ड्रामा हो सकता है ना. तो उसी प्रकार से प्रोज सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये एक एशे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एशे में महात्मा गांधी जो हैं भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में बात करते हैं, और वो थोड़ा सा वेस्टर्न, आप कह सकते हो ना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की सुपीरियरिटी के बारे में बात करते हैं, है ना. और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से थोड़ी कंपैरिजन भी उन्होंने किए हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे महात्मा गांधी के बारे में, उसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी माय फ्रेंड्स. तो मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन. देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. मतलब 2 अक्टूबर 1869 को उनकी जन्म हुई थी, और उनका जन्म जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था. ठीक है, और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी को हुई थी. पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन. एक्चुअली महात्मा गांधी जो हैं वो बापू और राष्ट्रपिता के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं. ठीक है, और ही वॉज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन. और वो पॉलिटिशियन से कहीं अधिक वो स्पिरिचुअल लीडर थे. ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है माय फ्रेंड्स कि वो एक धर्म से को मानते थे, वो धर्म को मानने वाले नेता थे. ठीक है, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक नेता भी कहा जाता था. ठीक है, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस. उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया, है ना. मतलब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने भारत में सत्य और अहिंसा को चीफ वीपन्स के रूप में उन्होंने यहाँ पे यूज किया. चीफ वीपन्स का मतलब होता है मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया और भारत को आज़ादी दिलाने में हेल्प किए. ठीक है, फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स. 1915 से 1948 तक उन्होंने पूर्ण रूपेण भारतीय पॉलिटिक्स को समर्पित कर दिए. देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अपना लिटरेचर बुक खोल कर रखिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, केवल वीडियो को देखिए नहीं, बल्कि वीडियो को देखिए और बुक को भी रखिए तो और ज़्यादा क्लियर होगा. कॉपी और पेन रखिए ताकि आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी नोट करते जा सके. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना, जो कि बहुत ही फेमस है माय फ्रेंड. एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ कैस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश. देखिए, मैं बता दूं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और अनेक आर्टिकल्स जो उन्होंने लिखा है ना, यंग इंडिया के लिए. यंग इंडिया का मतलब हो गया फ्री इंडिया के लिए. एंड द स्पीचेज, और बहुत सारे स्पीचेज, भाषण जो उन्होंने डिलीवर किए हैं डिफरेंट ओकेजन पे, अलग अलग प्रकार के शुभ अवसरों पर जो उन्होंने स्पीच डिलीवर किए हैं, तो रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, जो उन्हें केवल एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं बनाती, बट ऑल्सो, बल्कि उन्हें जो है मुहावरेदार इंग्लिश का ग्रेट मास्टर भी बनाता है. ठीक है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो आज हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं, जो एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. इसमें वो इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के गुजरने के साथ भी सफलतापूर्वक आज भी क्या है, जैसा का तैसा ही खड़ा है. मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया. ठीक है, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ. द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज. देखिए, प्रिविलेज ये एक न्यू मीनिंग है. प्रिविलेज का मतलब होता है डेवलप करना. प्रिविलेज का मतलब
डेवलप करना, DEVELOP, वो लिख लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, है ना। प्रिविलेज मतलब उनकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, तो मटेरियलिटी को डेवलप करना, मटेरियलिटी को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एंड कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, है ना। और वो जो है बिल्कुल भी इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन मोरलिटी को बढ़ाता है ना, मोरल बीइंग्स का बढ़ावा देता है, ठीक है, नैतिकता का बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा माय फ्रेंड्स। चलिए लेट्स सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हम लोग अपना एशे स्टार्ट करते हैं। आई, पैरा नंबर 1 देखते हैं। आई बिलीव दैट, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हु इज आई? आई इज महात्मा गांधी, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई कौन है, तो महात्मा गांधी है, क्योंकि स्पीकर वही है इस चैप्टर का, ठीक है, वही उन्होंने ही लिखा है इसको। तो आई का मतलब महात्मा गांधी। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद को आई समझ लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आई बिलीव दैट, महात्मा गांधी कहते हैं, मतलब ही इज द स्पीकर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व। अब देखिए इवॉल्व एक सुंदर सा मीनिंग आया है। इवॉल्व का मीनिंग होता है डेवलप। इवॉल्व का मीनिंग क्या होता है? डेवलप, विकसित करना। कि मुझे विश्वास है कि वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित की है इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसे पूरे वर्ल्ड में बीटन नहीं किया जा सकता। बीटन का मतलब यहां पर होगा चैलेंज। क्या होगा यहाँ पे? बीटन जो लिखा हुआ है इसका बीट का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा चैलेंज, चैलेंज हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो डिफीट भी हो सकता है, हराना। कि जो भारत ने सभ्यता विकसित की है उसे पूरी दुनिया में हराया नहीं जा सकता, उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स शोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा जो बोए गए बीज हैं उनके बराबर कुछ नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि इंडियन सिविलाइजेशन को ग्रो करने में हमारे एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो उसे उसका बराबर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता उसके बराबर, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स ने हम लोगों के लिए किया, ठीक है। तो आगे राइटर कहते हैं कि रोम वेट ग्रीक शेयर द सेम फेट, मतलब वो कहते हैं कि रोम चला गया, ग्रीक का वही हाल हुआ। तो रोम चला गया इसका मतलब क्या है कि रोमन इंपायर जो था, रोमन साम्राज्य था, जो रोमन सिविलाइजेशन था वो खत्म हो गया, और जो ग्रीक एम्पायर था, ग्रीक जो साम्राज्य था, ग्रीक आपका सिविलाइजेशन था, उसका भी सेम फेट हुआ, ठीक है, वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फराउज वॉज ब्रोकन, और ये जो फराउज की जो माइट है, माइट का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ, ताकत, पावर कह सकते हो आप, ठीक है। तो फराउज की ताकत क्या हो गई? टूट गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि फराउज कौन है? तो फराउज इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट का रूलर्स है, ठीक है। ये मिस्र देश जो है उनका ये काम था, शासक था, उन पे ये रूल करते थे, ठीक है। राइटर आगे कहते हैं कि जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान क्या हो गया? तो वेस्टर्नाइज हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टील सम हॉर और अदर, लेकिन भारत अभी भी किसी ना किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, वो अपनी साउंड पर, अपने साउंड फाउंडेशन पर बना हुआ है, अपनी नींव पर खड़ा है, ठीक है। राइटर आगे कहते हैं कि द पीपुल ऑफ यूरोप, द पीपुल ऑफ यूरोप, की जो यूरोप के लोग हैं, लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीक और रोम। यहाँ पर राइटर ये बताना चाहते हैं कि यूरोपियन जो पीपुल हैं वो अपना लेसन सीखते हैं किसके द्वारा? तो ग्रीक और रोम, इनके जो लोग हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, मतलब कहने ऐसा कह सकते हो कि देखिए ग्रीक की और रोम सभ्यताएं तो खत्म हो गई, लेकिन उनके लोगों की जो कुछ लिखावटें, जैसे इतिहास की बातें, जो कुछ भी है, तो उनसे यूरोपियन लोग अपना लेसन सीखते हैं, ठीक है। और ये सभी चीजें जैसे रोम और ग्रीक विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, जो अभी अपने पूर्व मतलब पहले वाली ग्लोरी में, पहले वाली गौरवशाली में, पहले वाली वैभव में नहीं रह गई, फिर भी इनसे वो लोग सीखते हैं। आगे राइटर इनके बारे में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन्स दैट, यूरोपियंस ये इमेजिन्स कर लेते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक और रोम, है ना, कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, मतलब वो ग्रीक और रोम के मिस्टेक्स से क्या करेंगे? तो बच जाएंगे, है ना, उसे अवॉइड कर देंगे, है ना, उससे दूर रहेंगे। तो सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। एक बात यहाँ पर थिंक करिए माय फ्रेंड्स, कि एक चीज़ गौर करिए कि अगर यूरोपियन लोग अगर ग्रीक और रोम के लोगों के जो लेखनी है, राइटिंग से सीख रहे हैं, तो उनकी मिस्टेक से वो कैसे बच पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता।
एक सिंपल से एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ, है ना। एग्जांपल्स ये है, एक चीज़ गौर करिए कि अगर आपने अपनी कढ़ाई में सड़ी हुई टमाटर डालेंगे तो सड़ी हुई टमाटर का ही टेस्ट आएगा ना, ठीक है। एकदम बिल्कुल क्लियर कट की बातें हैं, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूंगा पैराग्राफ 2 की। राइटर आगे कहते हैं कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, भारत आज भी क्या रहा, इमोवेबल रहा है। इमोवेबल का मतलब होता है स्थिर, अचल, अचल रहा है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी क्या है, ग्लोरी है, ठीक है। यही उसकी महानता है, यही उसकी वैभव है। यहाँ पर हर का मीनिंग आया है इंडिया के लिए माय फ्रेंड्स, ठीक है, इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया इज आवर मदर, है ना, भारत हमारी माता है, इसलिए हमने उसके लिए यहाँ पे राइटर ने हर का यूज किया है, ठीक है। आगे राइटर देखिए क्या कहते हैं। राइटर कहते हैं कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। मतलब राइटर ये कहते हैं कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि भारत के विरुद्ध ये चार्ज लगाया जाता है, ये आरोप लगाया जाता है। चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, यहाँ पे आरोप मीनिंग निकलेगा। हालांकि चार्ज का बहुत सारा अपना अपना मीनिंग होता है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू द लाइन, चार्ज का मीनिंग होगा ब्लेम, आरोप लगाना, है ना। कि भारत के विरुद्ध ये आरोप लगाया जाता है कि इसके लोग जो हैं वो क्या है, तो अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब वो सिविलाइज्ड नहीं है, और इग्नोरेंट है, मीन्स फुलिश हैं, अस्टॉलिड है, हड्डी हैं, जिद्दी हैं, और दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपनाने के लिए कहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मनाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है, ऐसा राइटर कहते हैं। तो राइटर कहते हैं आगे कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज, कि हम लोगों ने जो है अपने अनुभव के नोक पर, एनविल का मतलब नोक ऐसे होता है, इनविल का मतलब होता है नोक, ठीक है। जिसे नहीं कहते हैं कि हम लोगों ने अपने नोक पे, अनुभव के नोक पे ये काम किया, इस काम को सफल किया, ठीक है। तो राइटर वही समझाना चाहते हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग बदलने का साहस नहीं कर सकते। बदलने का साहस नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग उतना ही बदलेंगे जितना हमारी जरूरत है, हम लोग औरों के कहने पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। राइटर आगे समझाते हैं कि मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी एडवाइस दिया इंडिया को, बट सी रिमेन्स, मतलब सी मीन्स इंडिया, इंडिया जो है क्या रही, तो स्टडी रही, स्थिर रही, और दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी क्या है, तो सुंदरता, यही हमारे देश की सुंदरता है। और इट इज द सी टैंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे होप की जो है फाउंडेशन है, मेन फाउंडेशन है, सी टैंकर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पैरा की। राइटर आगे कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आगे राइटर ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन वह मोड ऑफ कंडक्ट है जो मनुष्य को ड्यूटी का रास्ता बताता है, मतलब कर्तव्य का पथ बताता है, केंद्रित करता है, ठीक है। राइटर आगे कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब जो कर्तव्य का प्रदर्शन करेंगे, और मोरालिटी का ऑब्जर्वेशन मतलब जो नैतिकता का पालन करेंगे, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये दोनों क्या है, तो कन्वर्टिबल टर्म्स है। मतलब आप ये कह सकते हो कि देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस एंड मोरालिटी आर व्हाट टाइप्स ऑफ टर्म्स, तो आंसर क्या आएगा, तो कन्वर्टिबल टर्म्स आएगा, ठीक है। तो राइटर आगे कहते हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, मतलब कि ऑब्जर्व का मतलब पालन करना, ठीक है। तो नैतिकता का पालन करना इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड ओवर पैशन तो राइटर ये कहते हैं कि नैतिकता का पालन करने का मतलब है कि हम अपने माइंड्स और अपने पैशंस पर अधिकार प्राप्त कर लेना। अटेन का मतलब क्या होगा, प्राप्त करना, मास्टरी का मतलब अधिकार, ठीक है। तो अधिकार प्राप्त करना होगा, और सो डूइंग, और ऐसा करने से वी नो आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को जान पाते हैं, ठीक है। तो राइटर कहते हैं कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मतलब गुजराती में सिविलाइजेशन का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, तो गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे, है ना, इसलिए उन्होंने ये मीनिंग भी बताया, ठीक है। आगे राइटर देखिए क्या क्लियर करते हैं पैरा 4 में कि दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह डिफिनेशन सही होगा,
तो इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने दिखाया हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो हमें किसी और से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, ये वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए, मतलब हमारा देश वैसा है जैसा इसको होना चाहिए, इसे किसी हमारे देश के लोगों को किसी और से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और सभ्यता अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। राइटर आगे देखिए क्या कहते हैं। राइटर अगला जो बताते हैं पैरा 5 में कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। राइटर कहते हैं कि हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स का मतलब होता है ना, कि जितना ज़्यादा मिलना उतना ज़्यादा चाहना। ये देखिए कंपेरेटिव डिग्री का स्टेटमेंट है एक्चुअली, जब आप लोग कंपेरेटिव डिग्री का यूजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी है ना मिलती है, सेम स्टेटमेंट आता है वहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डिग्री में कि जब टू सिमिलर इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट अगर आती है तो उसके लिए हम दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मतलब जब सामान्य रूप से दो चीज़ों में है ना साथ साथ वृद्धि और कमी हो तब हम लोग दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। राइटर ये कहते हैं कि माइंड जो है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है ना, और जितना इसे मिलता है उतना अधिक चाहता है। मतलब हमारे माइंड को जितना मिलेगा ना ये हमारा माइंड उतना ज़्यादा चाहेगा। एंड स्टिल रिमेन सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये क्या रहेगा तो अनसेटिस्फाइड रहेगा, मतलब ये खुश नहीं होगा, कितना भी मिलेगा तो ये खुश नहीं हो सकता। तो राइटर और एक लाइन इसी प्रकार से यूज करते हैं कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, कि जितना हम अपने पैशंस में, अपने जुनून में, अपनी इच्छाओं में, भोग विलासों में लिप्त होते जाएंगे, डूबते जाएंगे। इंडल्ज का मतलब होता है डूबते जाना, लिप्त होते जाना। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना वो अनब्रिडल्ड होता जाएगा। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है माय फ्रेंड्स अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड है ना, अनियंत्रित होता चला जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं में, अपनी पैशंस में डूबते जाएंगे उतना ज़्यादा ये क्या होता जाएगा तो अनब्रिडल्ड हो जाएगा। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, है ना, इंडल्जेंसेस आप कह सकते हो, कि इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे इंडल्जेंसेस के लिए, हमारे भोग विलास के लिए उन्होंने क्या किया, एक लिमिट, मतलब हमारी इच्छाओं प्रकाष्ठाओं के लिए उन्होंने एक लिमिटेशन सेट किया। ठीक है, दे शॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने ये देखा कि जो हैप्पीनेस है, वो खुशी जो है वो मेंटल कंडीशन है, वो पूर्णता क्या है तो मेंटल कंडीशन है। यहाँ पे लार्जली का मतलब होता है पूर्णता, टोटली, मतलब ये पूरी तरीके से क्या है तो मेंटल कंडीशन है। देखिए कैसे, जैसे एक चीज़ गौर करिए माय फ्रेंड्स कि कोई लोग जो है नमक रोटी खाकर भी हैप्पी रहता है, बट कोई है ना मटन चिकन खाकर भी अनहैप्पी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या है तो ये हैप्पीनेस वास्तविक जो है ये एक मेंटल कंडीशन होता है। देखिए समटाइम्स जब हम किसी को हेल्प करते हैं, किसी पुअर पर्सन्स को हेल्प कर देते हैं, है ना, तो उस समय भी हमें हैप्पीनेस मिलती है, और किसी लोगों को हैप्पीनेस उसी पुअर पर्सन को ऑपरेस करने में, सताने में मिलती है। ठीक है, तो ये मेंटल कंडीशन होता है माय फ्रेंड्स, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ पैरा नंबर 6 की। राइटर यहाँ पर आगे बताना चाहते हैं कि a man is not necessarily happy because he is rich और unhappy because he is poor। राइटर देखिए कितना सुंदर से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस ऐसे को, ध्यान दीजिएगा। राइटर ये कहते हैं कि एक इंसान आवश्यक नहीं है कि वो खुश होगा क्योंकि वह अमीर है, और वो अनहैप्पी है क्योंकि वह पुअर है। मतलब राइटर ये समझाते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान हैप्पी ही होगा अगर वह अमीर है, और दुखी ही है क्योंकि वह गरीब है, ऐसा नहीं है। राइटर कहते हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को हमेशा क्या देखा गया है तो अनहैप्पी देखा गया है, और द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को हमेशा हैप्पी देखा गया है। ठीक है, राइटर कहते हैं कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग जो हैं वो हमेशा क्या रह जाते हैं, पुअर ही रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं, हमेशा रह जाते हैं गरीब ही। ठीक है, लाखों लोग। राइटर कहते हैं ऑब्जर्विंग इन ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, तो इसलिए सभी को देखते हुए हमारे जो पूर्वजों ने जो हैं उन्होंने क्या किया तो एक लग्जरीज और प्लेजर से हम लोगों को मना किया, कि हम लोगों को दूर रखा। ठीक है, प्रिवेंट किया, रोका। डिसवेडेड का मतलब क्या होता है तो डिसवेडेड का मतलब होता है माय फ्रेंड्स प्रिवेंट करना, रोकना।
प्रिवेंट करना, PREVENT, प्रिवेंट करना, डिसुएड का मतलब, ठीक है। तो उन्होंने रोका। राइटर कहते हैं कि वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, मतलब हमारे पूर्वजों ने के अनुसार भी कह सकते हो कि हम लोगों ने उसी प्रकार के हल का इस्तेमाल किया है जो आज से हजारों साल पहले था, ठीक है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, हम लोगों ने उसी प्रकार की कुटिया का इस्तेमाल किया है ना जो हमारे पूर्वजों के समय था, फॉर्मर टाइम्स में था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी जो इंडिजिनस था, इंडिजिनस का मतलब होता है रिलेटेड टू कंट्री, हमारी जो स्वदेशी एजुकेशन है, हमारा जो देसी एजुकेशन है वो वैसा ही है जैसा पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइव कोडिंग कंपटीशन, हमारे पास लाइव कोडिंग कंपटीशन की कोई सिस्टम नहीं थी, कोई प्रणाली नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइव कोडिंग कंपटीशन, इसका मतलब क्या हो रहा है ना। तो लाइव कोडिंग कंपटीशन का मतलब हो रहा है कि लाइव करप्ट, मतलब आप कह सकते हो कि जीवन को भटकाने वाली कोई है ना प्रणाली नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं थी, ठीक है, हमारे पूर्वज टाइम में। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, हर लोग अपना अपना ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, अपने पेशा काम करते थे और ट्रेड अपने काम को करते थे। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और वो एक रेगुलर मतलब एक नियमित मजदूरी को चार्ज करते थे। देखिए यहाँ पे चार्ज का मीनिंग क्या आया है ना, मतलब चार्ज करना मतलब वो अप्लाई करना, जिसे आप कह सकते हो ना कि लेना, कि भाई इतना चार्ज लूंगा मैं। वेज का मतलब मजदूरी, ठीक है। चलिए, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनरी का इन्वेंट करना नहीं जानते थे। मतलब हमारे पूर्वज का स्टेटमेंट है ये कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनरी इन्वेंट करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, बल्कि हमारे पूर्वज के पूर्वज भी मशीनरी इन्वेंट करना जानते थे। बट तो राइटर कहते हैं पूर्वजों के बारे में कि इफ वी सेट आवर हार्ट सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लैब्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, कि अगर हम लोग अपना दिल इन सभी चीज़ों के पीछे लगाए ना तो हम क्या हो जाएंगे, तो गुलाम हो जाएंगे और अपने मोरल फाइबर को खो देंगे, अपनी नैतिकता को खो देंगे, अपनी वैल्यू को खो देंगे। यहाँ पर मोरल फाइबर्स का मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू है ना, अपनी वैल्यू को खो देंगे, ठीक है। दे देयरफॉर, और यही कारण है दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है कंसिडरेशन, विचार विमर्श करने के बाद, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। तो बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद हमारे पूर्वजों ने यह निर्णय किया कि हमें वही काम करना चाहिए वी कुड डू विद आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि ठीक है। तो क्या देखा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो उन्हें हमारे पूर्वजों ने देखे कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमारी जो वास्तविक खुशी है और हमारा जो रियल जो अच्छा जो हेल्थ होगा वो कब होगा, तो जब हम अपने हाथों और पैरों का प्रॉपर यूज करेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा एक संदेश भी है फ्रेंड्स, इस ऐसे के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों सीख भी सकते हैं। आज देखिए हम लोग, ये सत्य है कि हम लोग आज मशीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, हम लोग अपने हाथ पैर का यूज करना बहुत कम कर दिए हैं, जबकि हमें करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आगे अब अगला पैरा को ले रहा हूं, पैरा नंबर 7 की मैं बात करूंगा। आगे राइटर कहते हैं कि दे फर्दर रीजन दैट, हमारे पूर्वजों ने आगे यह तर्क दिया कि लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रांस, है ना, कि जो बड़े बड़े शहर थे वो क्या होते थे, तो एक प्रकार का फांसी का फंदा होते थे, एक प्रकार का जाल होता था, नेट फंदा जाल होता था, वो ट्रैप होता था, ठीक है। एंड यूजलेस इनकम्ब्रांस, ठीक है। और वो एक बेकार का क्या है, इनकम्ब्रांस का मतलब बोझ है, बर्डन है एक प्रकार का, ठीक है। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग उनमें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन देम, यहां पर देम का मतलब सिटीज हो रहा है माय फ्रेंड्स, ये देम जो है वो सिटीज के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और लोग शहरों में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हुआ करते थे। दैट देयर वुड बी, क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि वहां क्या होंगे, तो चोरों का गैंग होगा, रॉबर्स का गैंग होगा, प्रोस्टिट्यूशन होगा एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम। और वहां पे क्या होगा, तो प्रोस्टिट्यूशन होगा, प्रोस्टिट्यूशन मतलब आप कह सकते हो ना कि वेश्यावृत्ति का धंधा वहां पे होगा। और क्या होगा, तो वाइस है ना, वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, वहां पे क्या होगा ना, पूरा बुराइयां जो है पनपती रहेंगी शहरों में। एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड
बाय रिच मैन, और वहाँ गरीबों को क्या किया जाएगा, तो भाई अमीरों के द्वारा लूटा जाता। दे वेर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यही कारण है कि वो अपने स्मॉल विलेजेज में ही हैप्पी रहा करते थे। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पैरा नंबर 7 तक। अब मैं बात कर लेता हूँ पैरा नंबर 8 की। पैरा नंबर 8 में देखिए क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो पैरा नंबर 8 में कहते हैं, फिर से दे मतलब वही हमारे एंसेस्टर्स की, कि दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स were inferior to sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। उन लोगों ने देखा कि राजाओं और उनके तलवार जो है वो एथिक्स के तलवार से, मतलब जो नीति शास्त्र है उनसे क्या है, तो घटिया है, उनसे जो भी है इन्फीरियर है, तुच्छ है। एंड दे देयरफॉर, और इसलिए हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ, इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर जो सोवरेन्स थे, यहाँ पर जो सोवरेन्स है इसका मतलब हो रहा है किंग्स कह सकते हो आप, इंपेयर्स कह सकते हो, राजा महाराजों, मतलब जो पृथ्वी के जो राजा महाराजों थे उन्हें जो है क्या माना जाता था, तो टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर, तो उन्हें ऋषि और फकीर से भी नीचा दर्जा दिया जाता था। देखिए हमारे पूर्वजों ने वास्तविक एक अलग प्रकार का गुण था, इसमें कोई डाउट नहीं है माय फ्रेंड्स। ठीक है, राइटर आगे कहते हैं कि अ नेशन भी था कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, मतलब वैसा राष्ट्र जहां पे इस तरीके का संविधान हो, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, है ना। इस प्रकार का संविधान हो जहां की पूर्वजों की एक से एक इतिहास हो, तो उसे भाई किसी और को सिखाना है, ऐसा नहीं है कि किसी से सीखना है। ये चीज यहां पर राइटर क्लियर कर रहे हैं कि फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर, मतलब अच्छा है कि दूसरों से सीखने से अच्छा है कि उसे सिखाया जाए। ठीक है, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस नेशन में भी कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वो एक बॉन्ड के अंतर्गत बंधे हुए रहते थे। एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई जानता था कि दिज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, हर लोग जानते थे कि उनका जो प्रोफेशन है वो पार्टिकुलर सुपीरियर नहीं है, बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, और मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, और इसके अलावा दीज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रफ पीपल, और वो जो वकील्स और वेद होते थे ना, वैद्स जिसको आप डॉक्टर्स कहते हो, वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंस, यहाँ तक कि वे लोग लोगों पे डिपेंडेंट माने जाते थे, मतलब वो जो वैद्स जो थे, वकील्स जो थे, वो लोगों पे निर्भर होते थे। ऐसा नहीं है कि लोग उनके पे निर्भर होता था, जैसा कि आज हम लोग देखा जाए तो आज हम लोग क्या हो गए हैं ना, मॉडर्न एज में हम लोग वकील्स और वैद्स पर डिपेंडेंट हो गए, बल्कि पहले ऐसा नहीं था, है ना। नॉट दियर मास्टर्स, आज हम लोगों का मास्टर्स ही उन लोग बन चुका है, लेकिन पहले लोग मास्टर्स हुआ करते थे, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, आगे राइटर कहते हैं कि जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, जो जस्टिस हुआ करता था ना वो टॉलरेबली फेयर, मतलब बिल्कुल भेदभाव नहीं हुआ करता था, बहुत ही क्लियर हुआ करता था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, कहते द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, और सामान्य रूल तो जो थे वो कोर्ट से बचने के लिए था। ठीक है, देयर वर नो टाउट्स और टू ल्योर पीपुल इनटू देम, कोई टाउट्स नहीं हुआ करते थे, कोई दलाल वगैरह नहीं हुआ करते थे लोगों को ल्योर करने के लिए, लुभाने के लिए, ठीक है, ललचाने के लिए, फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, हाँ ये भी बुराई अगर होती थी तो कहाँ देखी जाती थी, तो कैपिटल्स में देखी जाती थी, राजधानी वाले इलाकों में ही देखी जाती थी। ठीक है, और कहीं देखी नहीं जाती थी। ठीक है, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, जो कॉमन पीपुल थे वो स्वतंत्र रूप से रहा करते थे और अपने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस को करते थे, उसी को फॉलो करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो अपने ट्रू होम रूल को इंजॉय करते थे। ठीक है, तो है ना, तो इस तरीके से आपका पैरा नंबर 8 भी आई थिंक आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। अगर आपको वास्तविक मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा देन प्रेस लाइक बटन, है ना, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।